दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। और आज हमारे इस प्रोग्राम में जो साहस और वीरता के ऊपर आधारित है, हम पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे मिस्टर एस नंबी नारायणन, जो एक बहुत ही पॉपुलर रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने विकास इंजन का आविष्कार किया है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। और जो इंजन है ये बहुत ही गुड क्वालिटी का इंजन है, और इसके बारे में और इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप इंस्पायर हो सकें। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो नंबी है ये एक स्पेस साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने नासा के फेलोशिप है। इन्होंने नासा में अपनी पीएचडी की है। और ये नासा में जॉब ना ज्वाइन करके ये हिंदुस्तान वापस आए। और हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ये बहुत ही उम्दा किस्म का काम करना चाहते थे। और उन्होंने वापस आके इसरो को ज्वाइन किया। अब वो चाहते अगर तो वो नासा में ही रह सकते थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट वहां बन सकते थे, लेकिन वो भारत आना चाहते थे और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने नासा की जॉब को रिफ्यूज किया और वो वापस भारत आए और उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। जब वो इसरो ज्वाइन किया उन्होंने, तो उस समय इसरो सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स पे ही काम करते थे। अब सॉलिड फ्यूल रॉकेट वो होता है जिसमें जो सॉलिड होता है उसको एक बार आप उसको जब इग्नाइट करते हैं तो वो पूरा का पूरा जल जाता है, और वो जितनी उसमें पावर होती है उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो एक बार जब उसको इग्नाइट करते हैं सॉलिड फ्यूल को, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल के अंदर वो बड़े हैवी भी होते हैं, और इसलिए उनकी जो जो हाइट जो उसकी पहुंचने की जो हाइट की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने लिक्विड फुल का सहारा लिया, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकें कि वो कितना उसमें लिक्विड कितना इंजन में लिक्विड डालना है, वो सब आप कंट्रोल कर सकें। जैसे कि आप इसका उदाहरण अगर हम कार से लें, तो कार में भी हम जो स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसमें फ्यूल की मात्रा इंजन में कम ज्यादा करते हैं। तो यही प्रिंसिपल को यूज करते हुए रॉकेट के अंदर भी लिक्विड अगर फ्यूल होगा तो हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि मिस्टर नंबी का जो ट्रेनिंग था, पीएचडी थी, वो नासा के अंदर हुई थी। तो उनके पास इस चीज का नो हाउ था कि कैसे लिक्विड इंजन को बनाया जाए। और वो जब इसरो आए तो उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया कि वो भारत के लिए एक लिक्विड इंजन का इजाद करें, आविष्कार करें। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लिक्विड इंजन है इसका बनाना बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। इसमें स्पेशलाइज तरीके का उपकरण लगते हैं, और इसकी जो टेक्निक होती है वो भी अलग तरीके की होती है। और इसके बारे में हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये जो इंजन है इसके आविष्कारक नंबी जी है, और इसका नाम है विकास इंजन। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंजन है जो इन्होंने और इनकी टीम ने इंडिजीनियसली अपने पूरे तौर से अपने आप ही बनाया है। और इंडिया का ये बहुत ही उम्दा इंजन है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हमें ये पता लगाना भी जरूरी है कि जो ये क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, जिनको हम लिक्विड इंजन भी बोलते हैं, ये क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो इसकी जरूरत इसलिए हमें पड़ती है, मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ कि जो लिक्विड होता है इसका जो फ्लो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसकी वजह से अगर हमने जो लिक्विड इंजन है उसका फ्लो कंट्रोल कर लेंगे, तो जो इंजन की हम जो स्पीड है या उसकी उसकी जो पावर की जो क्षमता है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये जो रॉकेट है, अगर इसमें लिक्विड पावर्ड इंजन लगा है तो हम इसमें शुरू में इसकी ज्यादा शक्ति दे सकते हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा हम इसकी शक्ति कम कर सकते हैं, या जो भी हमें हमारे जो प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड इंजन
लिक्विड फ्यूल है इंजन के अंदर, तो उसमें पावर और उसकी स्पीड को हम कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम हो जाता है बजाय के सॉलिड फ्यूल के। लेकिन इसको इसको करने के लिए बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं कि जो इसका जो फ्यूल है वो फ्यूल हाइड्रोजन सबसे अच्छा माना जाता है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑटोमेटिकली जल जाता है। तो इसमें हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में लेके आए तो अपने आप ही वो एक्सप्लोजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पोटेंट फ्यूल माना जाता है रॉकेट के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन होती है, गैस होती है, सबसे लाइट गैस मानी जाती है। इसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, और कुछ ही देशों के पास इसकी टेक्नोलॉजी है। जब ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसमें कई 100 वर्षों का उसमें R&D करते हैं, और इस वजह से ये जो टेक्निक है ये अपने पास बहुत ही सीक्रेट रखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि वो गैस हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कैसे करते हैं, और उसके बाद उसको स्टोरेज करना होता है। तो जब जो स्टोर करते हैं तो जो जिस मटेरियल का वो टैंक बना होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर को होल्ड कर सके, और उसके बाद वो जो टैंक का जो मटेरियल है वो मटेरियल भी इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे कि जो गैस है जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है लिक्विड फॉर्म में उसका तापमान उतना ही रहे और वो इवापोरेट ना हो जब तक कि साइंटिस्ट चाहे ना। तो ये जो साइंस है वो बहुत सारे लोगों ने इसमें रिसर्च करके अपने पास टॉप सीक्रेट रखा है ना। इसके अलावा ये भी होता है कि जब ये गैस जब लिक्विड होता है जो हम उसको जब लेके आते हैं कंबशन चैम्बर के अंदर, तो जो कंबशन चैम्बर है किस मटेरियल का बना होना चाहिए, और क्योंकि जब ये जलता है, ये हाइड्रोजन गैस जलती है तो सन के सरफेस के बराबर का टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। वो 5 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके लिए कोई भी मटेरियल यूनिवर्स में नहीं मिलता जो 5,000 डिग्री पे बचा रहे और गले ना। तो ये जो रॉकेट का जो शेप है, रॉकेट का इंजन का जो शेप है, ये स्पेशल मटेरियल का बना होता है जो इस टेम्परेचर को हैंडल करता है, और इस एक स्पेशल तरीके की टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती है जिससे कि ये एक वाइबल प्रोडक्ट बन के निकले और इंजन एक काम करे। तो ये मिस्टर नंबी और उनकी टीम ने जो इंजन बनाया है ये क्रायोजेनिक इंजन है, ये पूरी तरह है भारत में ही बना है 100%। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि कभी फेल नहीं होता है, ये कभी भी फेल नहीं होता है। और जितने भी इसरो के स्पेसशिप्स हैं या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं या रॉकेट्स हैं, यहाँ तक कि जो बैलिस्टिक मिसाइल के रॉकेट्स हैं उनमें ये इंजन लगा होता है। और क्योंकि लिक्विड पावर है इसके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कम पावर भी दे सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतनी अच्छी टेक्निक से इसको बनाया, इसका विकास किया है, उसका नाम ही विकास इंजन है, ये कभी फेल नहीं होता है। और अब जैसे मैंने बताया कि क्रायोजेनिक हमें क्यों चाहिए, क्रायोजेनिक इसलिए चाहिए कि अगर हम अपने स्पेस प्रोग्राम को पावर देना चाहते हैं तो हर स्टेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कितनी पावर मिलती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी वजह से जो क्रायोजेनिक होता है या लिक्विड पावर स्पेस इंजन जो होते हैं इसकी जरूरत पड़ती है, और ये बहुत ही स्पेशल होते हैं, और ये सॉलिड फ्यूल से कहीं ज़्यादा ही इसमें पावर रखते हैं, और कहीं ज़्यादा ये उन्नत होते हैं। इनकी टेक्निक भी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। इसमें स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो इनका नोजल है या इंजन के जो पार्ट्स हैं ये इतना हाई टेम्परेचर में इनको क्षति ना पहुंचे या किसी तरह से खराब ना हो, इसके लिए जो पार्ट्स होते हैं ये स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं। ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट मटेरियल्स होते हैं, और उनका कैसे बनाए जाते हैं ये पार्ट्स, वो भी जो प्रोसेस है वो भी टॉप सीक्रेट होता है। तो ये नंबी और उनकी टीम ने ये करके दिखाया। उन्होंने भारत के लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने अपने ही कंट्री के अंदर अपने ही कंट्री के पार्ट्स को, मटेरियल को यूज करके इन्होंने ये विकास इंजन का निर्माण किया जो कभी फेल नहीं होता। और इसरो के सारे
स्पेस व्हीकल्स में, सारे रॉकेट्स में इस इंजन का इस्तेमाल होता है। अब क्रायोजेनिक का एक और फायदा होता है कि जैसे जैसे जो रॉकेट है वो हवा में उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो जो गैस होती है वो कंज्यूम होती है। जब गैस कंज्यूम होती है तो वो कंज्यूम होकर बाहर निकल जाती है, और उससे जो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो जो रॉकेट का जो वजन है वो कम होता रहता है। तो इसकी वजह से ये एक और फायदा है कि जैसे ही रॉकेट जब लिफ्ट ऑफ करता है तो थोड़ा सा धीरे करता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो एकदम उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका जो मास है, उसका जो वेट है वो कम होता रहता है, क्योंकि जो गैस होती है वो कंज्यूम हो जाती है। तो इसकी वजह से ये जो इंजन हैं, ये काफ़ी इसकी काफ़ी भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम हमारे इसरो से हम अपना कोई स्पेस प्रोग्राम चलाना चाहें तो हमें क्रायोजेनिक इंजन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो विकास इंजन है ये पूरी तरह भारत में ही बना है, और भारत में ही भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ये उपलब्ध है। अब इस जैसे मैंने बताया कि जो क्रायोजेनिक प्रोसेस है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप किताबों में तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इसकी प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको बहुत चैलेंज आएंगे। इसको इसके जो फैक्ट्रीज हैं या इसके प्लांट्स को जब इम्प्लीमेंट करेंगे बनाने के लिए, तो आपको जो मटेरियल साइंस की नॉलेज बहुत होनी चाहिए कि कैसे एटॉमिक लेवल पे ये जो मटेरियल है जिससे टैंक बनेगा, जिसमें ये प्रेशर होल्ड करेगा, लिक्विड गैस को लिक्विडफाई करके होल्ड करेगा। फिर इंजन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होगी, वहाँ पे कैसे मिलाया जाएगा, कौन से इसमें पार्ट्स होंगे, जो प्लम्बिंग होगी कैसे होगी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत R&D करनी पड़ती है। और जिन देशों ने R&D पहले स्टार्ट की उनके पास ये ऑलरेडी नॉलेज या नो हाउ था, जैसे यूएस, रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के पास ये नॉलेज थी ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च 40s 50s में कर ली थी। और जितने भी जो रॉकेट्स हैं जो मून पे गए हैं या स्पेस पे गए हैं, नासा के रॉकेट्स हैं, वो लिक्विड फ्यूल पावर्ड हैं, और उनमें सॉलिड फ्यूल नहीं लगता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा पावर होती है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये जो नॉलेज है उन्होंने अपने पास ऑलरेडी डेवलप की है, और ये जो नॉलेज है इसके बारे में वो किसी को नहीं बताते, ये टॉप सीक्रेट है, ये एक्चुअली स्टेट सीक्रेट है। बिकॉज ये जो कंट्रीज है ये नहीं चाहते कि स्पेस रेस में कोई दूसरा कंट्री हमारे जितना उन्नत हो और हमारे से कॉम्पीट करे। बिकॉज जैसा कि बोला जाता है कि फाइनल फ्रंटियर, स्पेस इज द फाइनल फ्रंटियर, मतलब अब हमने सारी धरती पे हमने सब जगह खोज कर ली, तो अब हम कहाँ जाएंगे, तो अब हम बाहर स्पेस की तरफ जाएंगे। तो ये 3-4 कंट्रीज जिन्होंने पहले बढ़त हासिल की वो इस नॉलेज को अपने पास रखते हैं। लेकिन मिस्टर नंबी ये चाहते थे कि हमारे पास भी नॉलेज हो, हमारा इतना पुराना देश है और इतना बड़ा देश है, तो हमारे पास भी नॉलेज हो। तो वो उनके अंदर एक जुनून सवार था, उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय उन्होंने किया था कि हम अपने देश के लिए भी एक बहुत ही उम्दा लिक्विड पावर्ड इंजन बनाएंगे, जिससे कि हमारे स्पेस प्रोग्राम को शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, और भारत देश भी उन्नत देशों की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अमेरिका ने भारत को इस नॉलेज के बारे में साफ मना कर दिया कि भारत देश ये नॉलेज नहीं ले सकता। और उस समय ऐसा हुआ कि जो अमेरिका का बिगेस्ट जो कंपटीशन था वो यूएसएसआर था, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। ये जो यूएसएसआर था वो क्रम्बल हो रहा था, वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ रहा था, और उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो गई थी। तो उस समय एक एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया यूएसएसआर ने, और उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्योंकि यूएसएसआर शक्तिहीन हो चुका था उस समय तक, और उनके पास कोई पावर बची नहीं थी, उनके अलग अलग देशों के जो ब्लॉक्स थे वो अलग अलग टुकड़ों में बट रहे थे। और आपको पता ही होगा कि वो यूएसएसआर ब्रेक होके अब रशिया कंट्री बन गया, और अलग अलग कंट्रीज भी बन गए, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो अलग हो गए, जिसमें यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब अलग उसी समय हुए। तो अमेरिका ने अपना चलाया, और उन्होंने कहा, अमेरिका इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि आप इस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करेंगे, और उन्होंने रशियन गवर्नमेंट पर भी प्रेशर डाला कि ये एग्रीमेंट आप नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
क्रायोजेनिक इंजन के बारे में नहीं करेंगे। लेकिन नंबी साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक युक्ति निकाली और उन्होंने कहा कि भाई आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें स्पेयर पार्ट्स जो बचे हुए हैं आपके किसी काम के नहीं है, आप वैसे भी आपका कंट्री ब्रेक होने वाला है, तो आप हमें ये स्पेयर पार्ट्स दे दीजिए, तो हम इसको देख के हम समझ के खुद ही बना लेंगे। तो रशिया जो यूएसएसआर था और उनको ये बात ठीक लगी, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ वायलेट नहीं की, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोई चीज़ वायलेट नहीं की, और हर समय उन्होंने अपने बॉसेस को बताया कि हम ये कर रहे हैं। तो यूएसएसआर ने कहा कि ठीक है, हम आपको क्रायोजेनिक इंजन के स्पेयर पार्ट दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से रूस से अपने देश में खुद लेके जाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। तो इसके लिए थोड़े से कोवर्ट ऑपरेशन करना पड़ा नंबी जी को। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस से बात की। इंडियन एयरलाइंस ने कहा भाई हमें तो अपनी फ्लाइट यूएस ले जानी पड़ती है, तो हम यूएस को नाराज नहीं करना चाहते कि ऐसा ना हो कि हमारी फ्लाइट को वो लैंड करने से मना कर दें फ्यूचर में। तो इंडियन एयरलाइंस ने एयर इंडिया ने उनको मना कर दिया। तो फिर नंबी नारायणन ने एक प्राइवेट ऑपरेटर को, रशियन प्राइवेट ऑपरेटर को कन्विंस किया, एंगेज किया कि ये जो पार्ट्स हैं ये हमें इंडिया में ले जाने हैं, और फिर उस एरोप्लेन को कराची के द्वारा ले जाया गया। ये इसलिए किया गया जिससे कि किसी को शक ना हो कि ये अमेरिका को स्पेशली शक ना हो कि हमको ये स्पेयर पार्ट्स यूएसएसआर से मिल रहे हैं। और ये फाइनली स्पेयर पार्ट्स इंडिया पहुंच गए, नंबी और उनकी टीम को मिल गए, और उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके और लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल करके, लोकल फैब्रिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके इन्होंने विकास इंजन बनाया। जो उस टाइम टेस्ट फैसिलिटीज भी इंडिया में नहीं थी, तो इसका टेस्टिंग फ्रांस में हुआ है। तो ये कंप्लीटली इंडिया में बना है, और ये फ्रांस में इसका टेस्टिंग हुआ है, और ये इतना अच्छा किस्म का इंजन है कि जो कभी फेल नहीं होता। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये इतना बड़ा काम है हमारे देश के लिए। और ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका नहीं चाहता था कि हमको ये टेक्नोलॉजी मिले, लेकिन नंबी और उनकी टीम ने कर दिखाया। वो टेक्नोलॉजी उनको मिली, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, और अपने ही भारत में पाए जाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करके, फैब्रिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत उम्दा, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंजन बनाया, जिसको सब मानते हैं कि ये कभी फेल नहीं होता है। अब ये इंजन बन के तैयार हुआ, इसका नाम रखा गया विकास इंजन। लेकिन इसके बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी बोली जाती है, ऐसा दावा किया जाता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई नंबी के खिलाफ, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जो अमेरिकन जो थे, गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, और वो नहीं चाहते थे कि ये इंजन डेवलप किया जाए। तो इस काम को रोकने के लिए, ऐसा बोला जाता है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जो बहुत ही कनेक्टेड व्यक्ति था, वो कौन था हमें नहीं पता, वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी हमें नहीं पता। बहरहाल इस कॉन्स्पिरेसी के तहत, अलिस्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत नंबी के ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जो एरोप्लेन हायर किया था, या कराची के थ्रू लाए गए थे, और या इस तरह की चीज़ जो थी उस पर्टिकुलर केस में पाई गई, तो उनको गिरफ्तार किया गया और 50 दिनों तक उनको जेल में रखा गया, यातनाएं दी गई और टॉर्चर किया गया। उसके बाद ये जो केस था ये सीबीआई को दे दिया गया, और सीबीआई ने इन सब तथ्यों की जांच की, और ये भी पता चला कि क्योंकि ये इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने एक बड़ा इंजन भारत के लिए बनाया है, तो इसके बावजूद भी ऐसा उनके साथ किया गया, ये बहुत ही दुखद बात है। तो सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन जो करने वाले ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई तथ्य नहीं है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि भाई कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया था वो सब लॉ के को मानते हुए किया था, लीगल रूप से सब काम हुए थे। तो
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सीबीआई, उन्होंने इनको कहा कि भाई आपने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस आपको झेलना पड़ा है। तो और वो केस बंद हो गया। इसके बाद 1998 में, ये जो सीबीआई का जो केस है वो 1996 में बंद हुआ था। 1998 में इनको सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और उनको वहां से भी छूट मिली। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई कि इसको पूरी तरह से इस मामले को किया जाए, इसको एनालाइज किया जाए या और उसके बारे में पता लगाया जाए। तो इसकी वजह एसआईटी का जो जांच है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है और वो आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो हमें पता चलेगा भाई इसके पीछे क्या राज था। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे मिस्टर नंबी को काफी यातनाएं झेलनी पड़ी। उनका करियर जो है वो रुक गया। अब आप समझ सकते हैं कि इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं जो नासा के फेलो हैं और उन्होंने भारत देश के लिए इतना बड़ा काम किया। उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसको एकदम से दूसरे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। इसकी वजह से ही आज हमारी सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं और हम इतने बड़े बड़े रॉकेट्स बना रहे हैं और हम स्पेस में भी जा रहे हैं। हम स्पेस स्टेशन के जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े हम काम कर रहे हैं। अगर ये वाकया इनकी पर्सनल लाइफ में ना हुआ होता तो ये जो काम आज हम कर रहे हैं ये हम 10 साल पहले ही कर चुके होते। तो इसकी वजह से उनको पर्सनली काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उनका करियर भी खत्म हो गया और वो लीगल मामलों में उलझे रहे और वो चाहते थे कि उनका और उनकी फैमिली का जो नाम है इसमें जो लाया गया है उसको पूरी तरह क्लीन किया जाए। तो वो उस बात में भी सफल रहे। लेकिन अब क्योंकि वो विकास इंजन डेवलप कर चुके थे तो उसके बाद अब वो दूसरी चीज देखना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पूरी लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी अपने नाम को क्लियर करने में लगा दी और उन्होंने स्ट्रगल किया। कोई और इंसान होता तो टूट गया होता, लेकिन उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, पर्सनल स्ट्रगल भी किया इन्होंने और अपना नाम को भी इन्होंने क्लियर किया और भारत के लिए सक्सेसफुली एक बहुत ही उम्दा किस्म का इंजन दिया जिसका नाम है विकास इंजन। और इस चीज के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। इनको केरला गवर्नमेंट से भी इनको कॉम्पनसेशन मिला और इनको जो इसरो है उन वहां से भी इनको जो कॉम्पनसेशन था वो दिया गया। लेकिन इन्होंने पर्सनली कहा है कि भाई मैं कॉम्पनसेशन के लिए मैंने ये सब नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपना नाम क्लियर करना चाहता था क्योंकि मेरे को अपने देश के लिए विकास इंजन डेवलप करना था। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट ने इनका सम्मान किया और इनको भारत का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जिसका नाम है पद्मश्री। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको ये अवार्ड दे रहे हैं। ये 2018 में इनको अवार्ड मिला। तो दोस्तों मैं इनके बारे में, इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाहता था बिकॉज ये काफी इंस्पिरेशन है। ये काफी ब्रेनी पर्सन है, बहुत ही सीनियर है, एक रॉकेट साइंटिस्ट है, बहुत बड़े इन्होंने काम किए हैं हमारे देश के लिए और इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो इनकी इस स्टोरी में बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है और बहुत बहादुरी है। आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं अगले ग्रेट एंड ग्लोरी प्रोग्राम में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।